All right, in the last class you have learnt about Ohm's law and you have learnt what is resistor and what is resistance. Yeah, about Ohm's law a little bit more. Let us move forward, a few more points on it let us discuss, and then let us go to dependence of how, what are the things on which resistance depends. ठीक है, रुकावट किस चीज़ पर डिपेंड करती है करंट्स के इस कॉन्सेप्ट में. ठीक है, फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट limitations of Ohm's law. ठीक है, we are going to discuss about limitations of Ohm's law, यानी Ohm's law किस हद तक अप्लीकेबल है किन किन चीज़ों पर. जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल लॉ था या फिर आपका कूलम्स लॉ था, ये दोनों अच्छा ग्रेविटेशनल लॉ जो है यूनिवर्सल था. ठीक है, बट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिवर्सल नहीं था, बल्कि वो बस स्टेशनरी चार्जेस के लिए था. यानी कोई भी लॉ जो है वो या तो यूनिवर्सल हो सकता है या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है. यूनिवर्सल जब उस नाम यूनिवर्सल तब पड़ता है जब व्हेन द लॉ इज अप्लीकेबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर एंड यूनिवर्सली इट कैन बी अप्लाइड. ठीक है, वेयर एज ओम्स लॉ इट हैज़ अ फ्यू कंडीशंस ओनली इन विच इट वर्क्स. ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी सीखा होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. आपने सीखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड सिग्मा इज इक्वल टू ई किया था आपने. यस और नो, ये क्या था आपका यंग्स मॉड्यूलस वाला लॉ था. यस और नो, यंग्स मॉड्यूलस का वाई लिया होगा या फिर ई लिया होगा. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट. ठीक है, तो उसी तरीके से ओम्स लॉ के भी अपने लिमिटेशंस हैं. वो क्या लिमिटेशंस हैं? अच्छा, ये चीज़ को समझने के लिए पहले तो टेम्परेचर का समझा देता हूँ. ये आपका रेजिस्टर है. ठीक है, जब ये रेजिस्टर से करंट पास हो रहा है ना, ठीक है, समझो करंट इज पासिंग, अगर इसकी हीट यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाए तब रेजिस्टेंस का काम क्या होगा. जब आप देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस फॉर एग्जांपल, रेजिस्टर क्या कर रहा है? रेजिस्टर का मतलब उसके रास्ते में या तो आयोन्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं, या फिर आयोन्स उसे घसीट रहे हैं, उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है चार्जेस की, यानी करंट स्लो हो रहा है. तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर व्हेन इट ग्रोज व्हाट हैपेंस इज द आयोन्स दैट आर देयर दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन मोर. व्हेन द आयोन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर, then the chances of the charge यानी electrons, the chances of the current to strike or collide with the ions is more. यानी पहले एक चीज़ थी जो ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर आयोन्स हैं. ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोन्स क्या करेंगे? खामोश नहीं बैठेंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे. ठीक है, व्हेन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हाट हैपेंस, द चार्ज दैट इज मूविंग विल नाउ हैज़ टू इट हैज़ टू अपोज ऑल दीज गाइज, यानी इनके वजह से इसे रुकावट ज़्यादा होगी. तो जब ये पहले थे यानी टेम्परेचर कम था तो इनका हिलना जो है कम था, लेकिन अब जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अब हिलना ज़्यादा हो गया. ठीक है, सो इसके लिए व्हेन दिस मूवमेंट बिकम्स मोर व्हाट हैपेंस, द करंट टू मूव इट नाउ बिकम्स मोर डिफिकल्ट, मीनिंग टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस. यस और नो, एंड टेम्परेचर की वजह से हर मटेरियल अलग तरीके से बिहेव करता है, यानी रेजिस्टेंस भी कंडक्टर्स का अलग तरीके से बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर्स का अलग तरीके से, और इंसुलेटर्स का अलग तरीके से. इसीलिए टेम्परेचर की प्लेज अ मेजर रोल इन ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ अप्लाई होने के लिए टेम्परेचर को एक ही वैल्यू में होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ वन लिमिटेशन. नाउ सो इन अंडर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट लिमिटेशन, not applicable for semiconductors. not applicable for semiconductors. क्यों सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जो है कंडक्टर का बिहेवियर नहीं है, वी कैन से दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, और उनका बिहेवियर टेम्परेचर के साथ हो या फिर ओम्स लॉ पोटेंशियल और करंट के साथ हो अलग है. वो कैसे अलग है आपको लास्ट चैप्टर में आपको क्लियर कट समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद शुरू के थोड़े सेकंड उसका बिहेवियर अलग है, थोड़े सेकंड्स के बाद उसका बिहेवियर अलग है, यानी पोटेंशियल का थोड़ा हिस्सा कोई और काम में इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद बाकी पोटेंशियल बाहर आता है. तो इसीलिए पोटेंशियल एंड करंट आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन इट कम्स टू
सेमीकंडक्टर्स, उसीलिए ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स. आई होप इट इज क्लियर. देन it is not applicable for superconductors. It is not applicable for superconductors because superconductors का मतलब ही ये है कि R is 0. अब V is equal to IR में R 0 हो गया तो फिर this is no longer valid. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खुद 0 हो जाए, this is not possible. तो superconductors it is not applicable. Next, it is not applicable for vacuum tubes, वो भी वैसे ही है. ठीक है, for vacuum tubes you cannot apply Ohm's law. Then it is not applicable for, अच्छा तो फिर applicable किसे है? Ohm's law is applicable only for conductors at a particular temperature. Conductors at one constant temperature it is applicable. उसके अलावा हर चीज़ को नहीं. अब it is not applicable for, you will write this down, this line, not applicable for materials, not applicable for, अच्छा, metallic conductors, not applicable for metallic conductors at very low and very high temperature. Not applicable for metallic conductors at very low and very high temperatures. इसका मतलब क्या है वो मैंने पहले ही बताया. मेटल, अब मेटल यानी कंडक्टर जब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो उनके आयॉन्स एक तरीके से बिहेव करते हैं. वेरी हाई टेम्परेचर हो गया या वेरी लो टेम्परेचर हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर की वजह से बदलने लगेगी. तो रेजिस्टेंस जो है अगर पोटेंशियल और करंट की वजह से एक वैल्यू फॉलो कर रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर्स की वजह से बदल रहा है तो फिर मटेरियल प्रॉपर्टी बदलेगी. मटेरियल प्रॉपर्टी बदलेगी तो पोटेंशियल एंड करंट विल नो लॉन्गर बी प्रोपोर्शनल टू each other. So these are the limitations of Ohm's law. All you need to know is it is not applicable for semiconductors, not applicable for superconductors and vacuum tubes, and it is not applicable for very low and very high temperatures for conductors. ठीक है. तो एक और पॉइंट जो यहाँ पर बताया जा रहा है इज वी, क्वेश्चन ये दिया गया है, R is proportional to V or not. Answer is R is independent of V. R is independent of V यानी रेजिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि पोटेंशियल कितना है. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है. मटेरियल के पास अपनी खुद की रेजिस्टिविटी होती है, चाहे आप जितना भी पोटेंशियल अप्लाई कर लो रेजिस्टेंस उतना ही उसका ऑफरिंग है. ठीक है, तो आई होप दिस इज नोन. नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन फॉर अ फ्यू मोर डेफिनेशंस एंड देन मूव फॉरवर्ड. व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस? बहुत ही सिंपल है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा है. ये टॉपिक्स थोड़ा फास्ट चले जाते हैं हम. ठीक है, ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक. ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टैंड एज नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स. ठीक है, ओम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस. ओमिक डिवाइसेस मतलब दोज हु ओबे ओम्स लॉ. नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दोज विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. यानी जो ओम्स लॉ पर अप्लीकेबल हैं, ओम्स लॉ जिन पर अप्लीकेबल है वो डिवाइसेस को हम ओमिक कहेंगे. जो डिवाइसेस पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे. नॉन ओमिक डिवाइसेस क्लियरली यही दिखाई दे रहा है आपको. सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब नॉन ओमिक डिवाइसेस है. सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह नॉन ओमिक डिवाइसेस है. लेकिन सुपरकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब मत लिखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता. आप लिख लो सेमीकंडक्टर, कॉमा, ट्रायोड्स एक्सेट्रा. ठीक है, डन. और फिर ट्रांसफार्मर भी, ट्रांजिस्टर भी लिख सकते हैं. कमिंग टू ओमिक डिवाइसेस, दोज विच ओबे ओम्स लॉ. ठीक है, ओमिक डिवाइसेस में क्या आएगा? एक तो आपका क्या सीखा हमने? कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स आएगा, कंडक्टर्स आएगा. फिर वोल्ट मीटर, अमीटर. ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर वगैरह ओमिक डिवाइसेस में आता है. आई होप दिस डेफिनेशंस आर क्लियर. दोज हु फॉलो ओम्स लॉ आर ओमिक डिवाइसेस, दोज हु डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर नॉन ओमिक डिवाइसेस. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है, अब चलते हैं आपके रेजिस्टर पे कि रेजिस्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, ठीक है. नाउ रेजिस्टर, व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, एक मैंने पहले ही बता दिया था
चलो ठीक है। एक होता है लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा रुकावटें होंगी। अग्रीड और नॉट, यानी दिस इज़ लाइक जितना लंबा रास्ता होगा उतने सारे हम्स होंगे, उतने सारे स्पीड ब्रेकर्स होंगे। वैसे ही जितना लंबा वायर होगा उतनी लंबी रुकावटें करंट को झेलनी पड़ेंगी, जितना छोटा वायर होगा उतनी कम रुकावटों से आगे बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर जितना बड़ा होगा उतना आसानी से करंट पास हो सकता है। वायर का क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा, यानी समझो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ट्यूब है उसको कट करेंगे तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा वायर का, ठीक है। तो अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब वायर मोटा है, वायर मोटा है मतलब चार्जेस आराम से फ्लो हो सकते हैं, कोलिजन आयॉन्स के साथ होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन कम है तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। दिस इज़ लाइक पाइप, वाटर पाइप। अगर वाटर पाइप बहुत बड़ा ले लिया तो फिर फ्लो आसानी से होगा वाटर, लेकिन अगर वाटर पाइप बहुत छोटा ले लिया तो फिर उसमें मुश्किलात होंगे या फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उस केस में वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर रुकावट अंदर से है, पाइप में रुकावट अंदर से नहीं होती। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, और आसानी से करंट फ्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो वो डिपेंडेंस हम बाद में लिखेंगे। डन। और क्या चीज़ें हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। ये क्या हो रहा है, नेचर ऑफ कंडक्टर यही से आपको समझ में आ रहा है। अगर कंडक्टर मेटल है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो फिर चलेगा। अगर नेचर ऑफ द कंडक्टर, अगर नेचर ऑफ द मटेरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कंडक्टर की जगह पर वो सुपर कंडक्टर है या वैक्यूम ट्यूब है या सेमी कंडक्टर है तो फिर रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो नेचर डज मैटर। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बहुत होता है, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन लर्नड, यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ दिस हैपन्स। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल। जैसे जैसे कोई भी चार्ज मूव हो रहा है, आयॉन्स जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगा अगर इनका ये जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयॉन्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाई वाइब्रेशन विल इम्प्रूव, बिकॉज कोई भी चीज़ है आपको एक तवे पे बिठा दो, ठीक है, और गर्म करना शुरू करो तवे को, आप उछलना शुरू करोगे। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स एंड आयॉन्स वॉट एवर आर देयर, once they get heat energy they have to release that energy. In order to release that energy they will convert that thermal energy to kinetic energy. In the process of that kinetic energy this is going and colliding with them. I hope this is clear, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, आपका एक इक्वेशन बना है, R is proportional to L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रुकावटें बढ़ेंगी। Then resistance is inversely proportional to area. Resistance is inversely proportional to area, यानी एरिया जितना बड़ा होगा करंट उतना आसानी से जाएगा। करंट का आसानी से जाना मतलब रुकावट कम होना है। आई रिपीट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, करंट आसानी से पास होगा। करंट आसानी से पास होना का मतलब यह है कि रुकावट कम होगी, यानी एरिया बढ़ा तो रुकावट कम हुई। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मोर इज द एरिया लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, लेसर इज द एरिया मोर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज लाइक इफ़ यू हैव अ टनल, आपका बेंगलोर का मेट्रो देखा होगा, ठीक है। आपके बेंगलोर के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच में एक टनल बना हुआ है। आई होप यू नो दैट। ऐसा तो नहीं बना हुआ है, इतना स्टीप नहीं, इमेजिन, ठीक है। तो ये आपका बेंगलोर का रेलवे स्टेशन, ये आपका मेट्रो स्टेशन। जब आप कोलार से उतर के मेट्रो स्टेशन से आप जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक जब पास होना होता है ये टनल से पास होना पड़ता है। ये टनल जितना छोटा होगा आपको जाने में उतनी तकलीफ होगी, टनल का एरिया जितना बड़ा होगा आप उतनी आसानी से भाग के जा पाओगे। सो मीनिंग जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना फ्लो ईजी होगा। फ्लो ईजी होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना है। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। तो इन चीज़ों को जोड़ देते हैं। आर इज, अच्छा आपको ये डाउट आ रहा होगा, एल और ए तो लिख लिया, एल और ए। नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर के बारे में इक्वेशन में नहीं लिखे, वो आगे चलकर आएगा आपको, उसका बैलेंसिंग कहाँ से आ रहा है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया, तो आर निकालते हैं कांस्टेंट, के जगह पर मैं लिखता हूँ रो एल बाई ए, ठीक है। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी ही इस नेचर ऑफ कंडक्टर का काम ले लेती है। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि शहद, चाहे आप जितना भी ले लो, शहद की मिठास वही है। चाहे आप कोई भी हिस्से का शहद उठा के आप खा लो, उसकी मिठास वही है। तो मिठास क्या हुई? मटेरियल प्रॉपर्टी हुई शहद के लिए। फॉर हनी द मटेरियल प्रॉपर्टी स्वीटनेस। सिमिलरली रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर और कंडक्टर। चाहे आप कॉपर वायर ले लो, स्टील ले लो, आयरन ले लो, हर एक के लिए अपनी अपनी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। यानी उसकी रेजिस्टिविटी, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक कर लिया हूँ, रो एल बाई ए लिखना था। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इटसेल्फ, बट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यानी ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर एरिया का, एल का मीटर, तो कैंसिल होकर एक, तो रेजिस्टिविटी का आ जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को प्रूव करने के लिए रो इज इक्वल टू आर व्हेन ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस फॉर unit length of the wire and unit cross sectional area. I repeat, resistivity is nothing but the resistance of a wire for unit length of the wire per unit cross section area. ठीक है, so this is your resistivity. I hope this has been understood. ठीक है, तो 3-4 और पॉइंट्स दिए गए हैं आपके लेजेंड्स में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज़ ओनली बीन 16 मिनट्स या तो ये हो गया आपका, तो इसको आपको सीख के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अच्छा, एक और चीज़, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात ये है कि जो भी ऐसे आ रहे हैं ना, V इक्वल्स आई आर, आई इक्वल्स एन ए ई वी डी, ठीक है, फिर वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम टाउ, मोबिलिटी इक्वल्स वी डी बाई ई, ठीक है, V इक्वल्स आई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ये तमाम के तमाम दिमाग में पक्के बैठे रहने चाहिए, नहीं तो इसके बाद जो डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ ना, वो डेरिवेशन ऐसा है कि ये पूरा कचरा मिला करके एक इक्वेशन बनाना है बस। all these equations together, just put them in one particular thing, one particular basket, it all becomes one particular new equation. That itself is your Ohm's law. ठीक है, तो all these whatever terms that you are learning here, please remember the formulas very well, understand them repeatedly, watch these starting few videos of current electricity again and again, only then you will understand the next 2-3 derivations. I hope this much is clear. ठीक है, रेजिस्टिविटी पर और थोड़ी बातें दी गई हैं। रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग्स, यानी रेजिस्टिविटी इस पर बाकी चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से तो फाइंड आउट करने के लिए मिल जाता है रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड लेंथ। ठीक है, यानी बेसिकली हर मटेरियल की अपनी खुद की रेजिस्टेंस है, अपनी खुद की रेजिस्टिविटी है। एरिया, लेंथ, ये सब वगैरह इक्वेशन में इसलिए आ रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए कि फला एरिया के लिए फला लेंथ होगा तो फिर रेजिस्टिविटी कितनी होगी, वो पहचानने के लिए ये फार्मूला है। डिपेंडेंस ये फार्मूला नहीं बताता। ठीक है, डन। तो वैल्यूज़ दिए गए हैं आपके लेजेंड्स में, वो आप रेफर कर लो। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इज ज़ीरो। फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इज ज़ीरो। मैंने कहा था सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, आर ज़ीरो मतलब रो ज़ीरो। तो परफेक्ट कंडक्टर्स कौन होते हैं? सुपर कंडक्टर्स ही तो होते हैं। तो फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इज ज़ीरो, एंड फॉर परफेक्ट इंसुलेटर रेजिस्टिविटी इज इन्फिनिटी। इंसुलेटर क्या होता है? कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर, तो इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो, सुपर कंडक्टर इज ज़ीरो, बेस्ट परफेक्ट कंडक्टर इज ज़ीरो, परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए ज़ीरो का ऑपोजिट, वो है इन्फिनिटी, 1/0। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ गिवन करंट, यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो। करंट फ्लो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी प्लास्टिक के लिए रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, अलग अलग, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टिविटी मौजूद है। ठीक है, सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स एंड ओके। एक और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी दिया गया है,
ये समझने की कोशिश अभी कर लें, बस थोड़ा इस इक्वेशन को देखें, बाद में आपको मैं फिर पकाऊंगा कि ये इक्वेशन, पकाऊंगा नहीं, बताऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, ठीक है। सो फॉर नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय एम, ठीक है। ये आपको अभी मालूम नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको मैं बाद में फिर प्रूव करूंगा। कंडक्टिविटी इक्वल्स एन स्क्वायर टाउ बाई एम। एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ई बाई एम टाउ जो वी डी का था वहाँ से आ रहा है, एन कहाँ से आ रहा है, एन ए वी डी से आ रहा है, बाद में प्रूव करेंगे इस इक्वेशन को। अब के लिए बस ये देखो, सिग्मा इक्वल्स एन स्क्वायर टाउ बाई एम। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, यानी एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट। इट इज़ द जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट, या कितना कंडक्ट कर सकता है कोई भी मटेरियल। मतलब ये और ये ऑपोजिट हो गए, तो रो कैन बी रिटर्न एज 1 बाई सिग्मा। रो इज 1 बाई सिग्मा, यानी रेजिस्टिविटी इज कितनी रुकावट है मटेरियल में, कंडक्टिविटी इज कितना मटेरियल छोड़ता है आगे जाने के लिए। तो इसलिए इसका उल्टा लिख लेना है रेजिस्टिविटी के लिए, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। मास ई स्क्वायर वगैरह कांस्टेंट हो गए। रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, इसको हमें सीखना है। रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड, इसको रिपीट करके सुन लेना 1 से 2 बार, क्योंकि बाद में चल के फिर कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आपको कंडक्टिविटी का डेरिवेशन वगैरह होगा, या ये तो आपको समझ में आ गया होगा। रो इज इन्वर्सली रो इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सो एम बाई एन स्क्वायर टाउ, एन और टाउ नीचे हैं तो एन एंड टाउ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब मैंने लिखा था आपको, एनी आई इक्वल्स एन ई वी डी के डेरिवेशन में स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई वी दिया था, तो वही बोल रहा है वो। एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट फॉर अ गिवन कंडक्टर एन इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ये बता रही है, ये रहा है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी फिर मटेरियल पे डिपेंड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टिविटी भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, बस वही समझा रहा है, ठीक है। अब इसमें फिर टेम्परेचर के बारे में जोड़ना हो तो फिर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, समझो टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम को क्या होगा, घटेगा, करेक्ट। टेम्परेचर टाइम बढ़ा देंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो टक्करों के बीच कितना टाइम है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब टक्करें बहुत फास्ट होंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से टक्कर बार बार होगी, टाइम फॉर बिटवीन वन टक्कर टू अनदर टक्कर विल बी लेस, यानी रिलैक्सेशन टाइम विल रिड्यूस फॉर एवरी टेम्परेचर इंक्रीज। This is like I put all of you students in a room and I start heating the room from 4 corners. I'll put super heaters on all the 4 corners, top and bottom also. I'll put 6 heaters. I'll put and I'll switch it on. I'll lock you inside. What will happen? Due to the heat, you will start clashing, dashing each other. Meaning, as the temperature is increasing, there is more and more dashing and accidents between you guys. Similarly, the molecules also, atoms, particles also. Temperature increases, relaxation time decreases. So what happens, therefore what happens, resistivity increases, ठीक है, resistivity increases यानी रुकावटें और बढ़ती जाएंगी आपके पाथ के लिए। तो यही है आपका बेसिक जो इस चीज़ में आपको समझना था। I have tried as much as possible to give a few examples and explain, अगर क्लास में होते तो शायद और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हो पाते। Never mind, you can learn it here maybe as and when, make dua, to be honest, that the situations ease. If the situations ease, what happens is the college will come back to the regular working and students will get to meet the teachers. Student और teacher एक साथ जब बैठकर काम करेंगे तभी जाकर बच्चों में सही मायनों में इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। ये वाला ऑनलाइन का जो है इसकी आदत आपको उतनी ज़्यादा नहीं है, आप मजबूरी में ये काम कर रहे हो, बट आई फील अगर आप इसको स्मार्टली कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। Let us hope कि we meet back again sometime very soon, so that a lot has to be discussed, a lot has to be worked upon you guys. And regards to the exam and the competitive वगैरह, you have already noticed and you have already sent the messages, I guess you know by now the result that has come out, जो नीट का था या फिर आपके POC का था। alhamdulillah we have been growing day by day, inch by inch, every single day, one step climbing. The college has been climbing, the teachers have been improving,
every single thing has been going good, to be honest, and it's a positive sign because by दीन के साथ, ठीक है, और इन सीरियसनेस के साथ और ये तमाम माहौल के साथ एडुकेशन को भी आगे लेकर बढ़ना, तमाम चीज़ों में स्लोली आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी साइन है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि व्हाट वी हैव अचीव्ड दिस ईयर, इट हैज़ बीन वंडरफुल एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव डन दैट हार्ड वर्क फॉर दैट। एंड रिगार्ड्स टू यू पीपल, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़, सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहले ही बताई थी आपको, आपके जब आप कॉलेज आए थे बीच में 6-8 दिन, तब मैंने बताया था एक चीज़ कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक चाहे जो हो जाए हम लोगों को पूरा सिलेबस ख़त्म करके पक्का करके रख लेना है, ठीक है। जो लोग मुश्किलात झेल रहे हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है कि वो सिलेबस एक बार पूरा कर लें और डाउट्स लेकर बार बार आ जाएं, ठीक है। लेकिन हत्तल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं या जो भी हैं, what I would like to tell you one last time, one more time, I know you feel bored whenever I say this, but my duty is to tell you that कि ख़जाना आगे है, वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है। सो मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि competitive, even though it seems really difficult to many of you guys, I have been seeing students, the way they change, the way their mind improves day by day, ठीक है। जैसे आप लोग खुद अपने आप का जायज़ा ले ले, पहला दिन जब आप कॉलेज आए थे तो आप लोग क्या थे, ठीक है, और अब जब आप कॉलेज के साथ इतनी दूर तक पहुंच चुके हो तो फिर अब आप लोगों का दिमाग किस लेवल पर है कंपेयर टू व्हाट यू वर द फर्स्ट डे यू केम फ्रॉम SSLC, ठीक है। तो आई होप उतना रियलाइजेशन अगर आप कर लोगे तो चाहे बच्चा जितना भी बेवकूफ़ था बहुत ही समझदार हो गया होगा, बहुत कुछ हद तक। तो मैं ये कहूँगा कि दिसंबर, मेक इट योर टारगेट। आई विल डू और डाई, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू, बट आई विल फिनिश द सेकेंड PU syllabus. Second PUC will be completed by me, irrespective of teachers, irrespective of whatever happens. December I will finish my second PUC syllabus, ठीक है। और ये पक्का हो जाना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। मैं जब कहता हूँ कि सिलेबस पक्का हो जाना चाहिए तो वो ऐसा है जैसे कि जब मैंने अपने PUC में किया था, आई थिंक आई हैव रिपीटेड 1000 times now. I have told you, for example, simple mathematics itself, I had practiced around 4 times the whole book. So you should also be able to do that by December. You should also be able to solve every single thing of your physics, of your chemistry, of your biology by December. Finish it off. Day and night you sit. फजर से लेकर ईशा तक लगातार मेहनत करते रहो। दिसंबर के अंदर टारगेट पूरा कर देना चाहिए। जो लोग ये टारगेट पूरा कर लेंगे, जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, और बार बार मैंने कहा है नीट के लिए, बार बार मैंने कहता रहूँगा, क्योंकि व्हाट आई फील दैट यू हैव द स्पार्क इनसाइड यू, दैट यू विल क्रैक इट। आई कैन सी इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेल दैट दिस टीचर इज़ एक्सपेक्टिंग अस टू बी समथिंग बिग, बट हमें अपनी औकात मालूम है। उसलिए इस चीज़ को सोच के बार बार स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गिविंग अप। यस, बट आई डोंट गिव अप ऑन स्टूडेंट्स। व्हाट आई टेल यू इज़, जो लोग कॉम्पिटिटिव के बारे में सोचना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में कॉम्पिटिटिव को लेकर के, फॉर देम द हम्बल एडवाइस इज दिसंबर के अंदर सिलेबस ख़त्म तो करें, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के बारे में बस इतना याद रख लें, ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस, गिव 100% ऑन बायो। आज से अगर आप लोग ये भी इरादा कर लें कि सुबह फजर बाद 2 आवर, चाहे जो भी हो जाए, 2 आवर मेरी पढ़ाई रोज़ाना सुबह बायोलॉजी की होगी, फर्स्ट PU एंड सेकंड PUC बायोलॉजी दिसंबर तक ख़त्म करना है। सेकंड PU सिलेबस के साथ फर्स्ट PU एंड सेकंड PUC का बायोलॉजी सुबह एवरीडे 2 आवर्स मुझे फोकस करके ख़त्म कर देना है दिसंबर के अंदर, यानी नवंबर 30 तक मैं बायोलॉजी फर्स्ट PU सेकंड PU का ख़त्म कर दूंगा। दिसंबर का पूरा महीना सुबह 2-2 आवर डेली 50-50 MCQ सॉल्व कर लूँगा। अगर इतना भी कर लिया तो ये आपका नीट हो जाएगा बायोलॉजी का, ठीक है। I hope, I know I am giving you a different amount of plans with every single different situation, because मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो, उसीलिए बोल रहा हूँ। अगर नहीं था तो मैं भी आपको जो है बोल देता कि शाबाश बेटा, आप PUC के बहुत बड़े माहिर हो, करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर टैलेंट है, कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके G2 वाले कर सकते हैं, और आई फील इज G1 वाले भी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, चाहे आपका रिजल्ट जितना कितना भी बकवास क्यों ना हुआ हो आपके फर्स्ट PUC में, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट, ट्राई ऑन दिस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने मिलते हैं। इसमें आपका टारगेट होगा कि आपको लैब्स आपको सताएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर अब हमने नवंबर में भी एक बार लैब्स आपको करवा दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक बार तो भी हमें लैब्स फिर से करना पड़ेगा, यानी रिवाइज करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो लैब्स के लिए थोड़ी ना थोड़ी झंझट तो होगी, यानी इसके पीछे एक 10 से 15 दिन तो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे ही जाएंगे। रिकॉर्ड लिखो सर, ऑब्जर्वेशन करो सर, वगैरह वगैरह, ये चला जाएगा। तो उसके अलावा भी आपके पास 3 मंथ्स में, 90 डेज़ में 15 डेज़ भी निकाल लें तो आपके पास कितने डेज़ हैं, समवेयर अप टू 75 डेज़। 75 डेज़ में आपने आधा दिन जो है सेकंड PUC के लिए लगाया, आधा दिन कॉम्पिटिटिव, चाहे आपका CET हो या फिर चाहे आपका नीट हो, उन चीज़ों के लिए आधा आधा दिन भी लगा लिया। तो आई फील आप लोग बहुत ही बड़ा स्मार्ट वर्क करोगे अगर इतना सा आप फॉलो कर लोगे। मार्च तक इसलिए मैंने डिसाइड किया क्योंकि आमतौर से सेकंड PU का फाइनल एग्ज़ाम मार्च में आता है, यानी यहाँ पर भी फरवरी में भी आप इसमें एक और 10 दिन काट लो, आखिरी 10 दिन सिर्फ PUC प्रिपेयर करोगे, 65 डेज़ भी होंगे तो भी ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो मार्च में शायद आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में तो नहीं होगा, अप्रैल या मई में आएगा, वो डिले होके आएगा, लेकिन पक्का तो आएगा ही आएगा। 99.99% चांसेस you will write your second PUC exam, please remember that 99.99% chance that you will be writing your second PU exam because I have very good confidence on your government, ठीक है। तो you will be writing that exam this year। तो जब ये होगा इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद जो वक्त मिलेगा उसमें भी जितना भी बायोलॉजी आपने पक्का किया है उसके साथ साथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, डोंट डू एनी MCQ, डोंट सॉल्व एनीथिंग, ओनली स्टडी फर्स्ट PUC, सेकंड PUC बेसिक्स पढ़कर भी चले गए ना, और बायोलॉजी 100% कर लिया तो आराम से आप 400 क्रॉस करोगे। थोड़ा MCQs पर डे 15-20 या 30 MCQs पर डे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, उतना कर लिया। और MCQs का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप का एक MCQ किया उसी में नंबर वैल्यू चेंज करके बार बार कर लिया, वो MCQ नहीं होता। एक एक MCQ एक एक नए लॉजिक के साथ आएगा, उस तरीके से पर डे 15-20-30 MCQs करते जाओगे, या जनवरी से भी मेहनत वो शुरू कर लोगे। आई फील 450-500 इज़ नॉट अ बिग स्कोर, इट इज़ एन ईजिली अचीवेबल स्कोर फॉर नीट। 500 स्कोर बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव में आपके 4 रिपीटर थे, 4 रिपीटर्स में से तो कोई आया नहीं, ठीक है। आई वुड लाइक टू आंसर दैट विद अ सिंपल थिंग, द सैड फैक्ट वाज they were ready, the whole week, every single weekend they were giving us result, they were getting 500, they were getting 450, someone was getting 350. There was another student, you all know him, he was scoring 550 600 close to, but what happened was May 3rd का जो एग्ज़ाम था वो फिर डिले हुआ 1 महीना, फिर 1 महीना डिले हुआ, फिर 2 महीना डिले हुआ, वो होते 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 5 महीनों बाद सितंबर में जाकर एग्ज़ाम हुआ। तो हुआ ये कि हमारा स्टूडेंट और टीचर का जो टच था ना, कोविड की वजह से हम भी अटक गए और वो भी घर में रह गए। तो उसमें हुआ ये, ड्यू टू दिस एलोंगेशन वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया हु कुड मेक राइट बेनिफिट ऑफ इट। तो उसी वजह से ये चीज़ हुई है, और भी फैक्टर्स होते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर, हर एक की मेहनत और हर एक की तकदीर एक नहीं होती। ईच वन विल हैव देयर ओन लेवल ऑफ हार्ड वर्क, देयर ओन लेवल ऑफ स्मार्ट वर्क एंड देयर ओन लेवल ऑफ व्हाट यू से द फ्यूचर यू कॉल इट। सो मैं बस इतना कहूँगा, फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। गेट एन आइडिया, मेक अ प्लान, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यू गाइज आर रियली फ्री ऑल द टाइम। इफ़ यू जस्ट फिनिश बाई December your second PUC and focus on the competitive, I feel आपको अगले साल तक ढकलने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं कभी उस फेवर में नहीं हूँ कि आप लोग एक साल अलग से काटें नीट के लिए विदाउट अटेम्प्टिंग हियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, सर आई विल सिंपली अटेम्प्ट इन 2020, आई विल जस्ट लुक एट द पेपर, देन 2021 फुल मेहनत करके लिखूँगा। सर मैं लिख के देता हूँ, आपके हाथ से नहीं होगा। जो बंदा इस साल अपना 100% देगा उसी के हाथ से होगा वो। एक साल घर में बैठ कर के पढ़ना या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर उसको वापस लाकर उसे खड़ा करना, ये बहुत ही कम, यानी
1000 में 5 बच्चों की तादाद है जो ये काम कर सकती है। मतलब बात ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बात ये है कि डेडिकेशन जो है, एक बार एक साल गुजर जाता है और पीयूसी की डिग्री आपके हाथ आ जाती है ना, उसके बाद डेडिकेशन ऑटोमेटिक स्लोली डाउन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे कई मरतबा कहा था, इफ़ यू हैव 1000 स्टेप्स टू क्लाइम, yeah, try to climb that in this particular year itself. No one will ask you which year did it take to climb it in this itself. ठीक है, तो in one go you need to do it. Only if you can do it, only then it is possible. If you keep delaying things, it will never happen. ठीक है, this is similarly like कोई बंदा नमाज नहीं आता है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, समझो रोज़ाना फजर मिस कर रहा है, और वो ये कहता है कि नहीं भाई ये साल तो चला गया, रमज़ान कल ही हुआ था, आज से मैंने फिर फजर छोड़ दी। एक काम करते हैं, अगले रमज़ान से कोशिश करते हैं। as stupid as this thought is, similarly is the thought of skipping your exams and pushing it to the next year and telling your parents कि सर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, ये साल तो कोरोना ने हमारी हालत ख़त्म कर दी। all these reasons no one will listen. what I tell you is those who are smart, they'll work, they'll get out of it. ठीक है, जब ऐसे ऐसे बच्चे 2 साल पहले, जो नासिर नाम का बच्चा बीदर का टॉप किया था, वो उर्दू के या कन्नड़ा के कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था जिसके गांव में 7 क्लास तक की पढ़ाई होती थी। वैसा बच्चा बाहर निकला, जब बीदर को आया, बीदर में आप जानते होंगे 15 से 20 बैचेस होते हैं, ब्रिज कोर्स 1, ब्रिज कोर्स 2, ब्रिज कोर्स 3, FTB, FTB 2, FTB 3, स्पार्क 1, स्पार्क 2, स्पार्क 3, फिर टॉप सुपर 60, सुपर 120, देन सुपर 30, ऐसा चलते चलते सुपर 30 तक जाता है। तो वो बच्चा जब दाखिला लिया था, उसके लेवल के लिए वो ब्रिज कोर्स में ज्वाइन किया था। वो 2 साल के अंदर अपने आप को इतना उसने इम्प्रूव किया कि ही रीच्ड सुपर 30 इन सेकेंड ईयर। 1 ईयर में उसने उतने बैचेस जंप किए हैं। इसका मतलब उसका टैलेंट उसने उतना इस्तेमाल किया और उतना आगे बढ़ा, वो उसकी भूख उतनी थी। सेकेंड ईयर ही वॉज इन सुपर 30 एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस कॉलेज ना, बिफोर स्टार्टिंग हियर, व्हेन आई स्टार्टेड माई जॉब हियर, आई हैड वेंट देयर, आई हैड मेट दैट चाइल्ड. I had met that child when he was preparing at the night. Somewhere around 8:30, 9 o'clock, I was in the hostel. I talked to the child when he was in the classroom, and I was asking him, advising him, and he was also discussing with me a few things कि क्या करना है, कुछ कैसे करना है, कैसा प्रिपरेशन हुआ था वगैरह. That was the same child who scored NEET rank 3 that year. ठीक है, तो what I suggest is, जब ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना लिखना भी मुश्किल होता है, वैसे बच्चे जब कर सकते हैं, तो फिर आप तो भाई even you can do it. आई होप मैंने जो बोला है इसको आप लोग, चलो आपकी पूरी स्ट्रेंथ में पूरे के पूरे तो नहीं, कम से कम कोई तो होगा जो इस बात को समझ सकेगा. आई होप ऑन दैट एंड आई स्पीक, रेस्ट इज़ अप टू यू. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.